प्यारे बच्चों नमस्कार। आगाज हो चुका है 2024 के नए सेशन का। अब बेसब्री से आप सभी को इंतजार था कि यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर कैसा होगा। तो आइए हम आपको ए टू जेड चीजें समझाते हैं। कौन सा प्रश्न आपका आना है, कितने नंबर में आना है, कैसा बोर्ड के पेपर का पैटर्न रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपकी निर्देशित रहेगी। कितने मुद्रित पृष्ठ हैं वो संख्या भी आपको दिखाई जाएगी, और अनुक्रमांक यहाँ पर और नाम डालने का ऑप्शन भी आपके पेपर पर होगा। 2024 यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर जो कोड लिखा होगा इसको मार्का कहते हैं। ओएमआर शीट पर आधारित 20 प्रश्न आपको करने होंगे और 50 अंक के आपको आपकी कॉपी पर लिखने होंगे। ठीक है, यहां पर सारे इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ने हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होना है। संपूर्ण पूर्णांक 70 का होना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड यानी खंड आ तथा खंड बा हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, खंड आ में आपका 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, समझ गए आप, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। और तो OMR शीट पर 20 प्रश्न देने हैं, तो 20 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर ही देना है। उत्तर देने के बाद ना तो OMR शीट पर कहीं मार्क लगाना है, ना तो किसी उत्तर को काटना है, ना इरेजर से इरेज करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। सिंपल सी बात है। ठीक, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी जितने प्रश्न आपको सामने पेपर के दिए जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। A4 साइज में बड़ा बड़ा पेपर आपको मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। ये बोर्ड ने स्वयं, अगर आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे, स्वयं बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अब आता है खंड आ, जिसमें आएंगे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट कैसे फिल करनी है ऑलरेडी बता भी चुके हैं, और फिर से हम एक बार आपको बता भी देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले 20 हम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक है। मेरी एक आदत रही है, मॉडल पेपर में देने के साथ साथ फुल सोल्यूशन के साथ देता हूं। वो जो पुराने बच्चे हैं सब जानते हैं कि मेरी आदत क्या है और मेरा टारगेट क्या रहता है यूपी बोर्ड में रिजल्ट का। रिजल्ट हमेशा 95% प्लस का टारगेट रहता है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहते हैं तो 95 प्लस बिल्कुल आपके पक्के हैं, लेकिन आप बने रहें, हमारे कहे अनुसार हमारे नक्शे कदम पर चलना है बस। जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? प्रगतिवादी, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और छायावादी। तो यहां पर जयशंकर प्रसाद आप सभी जानते हैं छायावादी युग के लेखक हैं। यहां पर आपको डी आंसर पता है तो आप OMR शीट पर डी का गोला ब्लैक कर देंगे। ठीक है, डी वाला कॉलम भर देंगे। मंगलसूत्र किस विधा की रचना है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो मंगलसूत्र जो है वो आपका उपन्यास है। अब आप पूछेंगे ये किसका है, तो ये एक अपूर्ण उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती के लेखक कौन हैं? कंकाल, तितली और इरावती ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं, जिसमें से जो इरावती है ये एक अपूर्ण उपन्यास है। ये अपूर्ण उपन्यास जयशंकर प्रसाद की है, ये प्रकाशित नहीं हुई थी, नहीं अपूर्ण थी। ठीक है, कंकाल और तितली 2 पूर्ण उपन्यास, प्रकाशित उपन्यास। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है और आपको समझने की यहां पर कोशिश करनी है कि कलम का सिपाही कृति में किसकी जीवनी वर्णित है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कलम का सिपाही किसकी कृति है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कलम का सिपाही कृति में किसकी जीवनी वर्णित है, तब आप क्या करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, कलम का सिपाही कृति में जीवनी किसकी वर्णित है। तो आप बिल्कुल अमृत राय टिक करेंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लिखा तो गया है अमृत राय लेखक हैं। ठीक है, किसके? कलम के सिपाही के, लेकिन जीवनी किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। तो आपका ऑप्शन यहां पर
सी ही सही होगा। शुक्लोत्तर युग की कालावधि, देखिए हम बता रहे हैं आपसे कि हर एक युग की कालावधि आपको समझ लेनी है, किस युग में, ठीक है, किस युग का समय कितना रहा। तो शुक्लोत्तर युग की समय क्या है, 1900 से 1918 तक, 1919 से 1938 तक, 1938 से 1900 अब तक चला आ रहा है, 1850 से 1900 तक। देखो 1900 से लेकर के 1918 तक का जो युग रहा, 1920 तक का जो युग रहा वो द्विवेदी युग के नाम से हम जानते हैं। 1919 से लेकर के 1938 तक जो रहा वो छायावादी युग के नाम से जानते हैं और उसी को शुक्ल युग भी कहते हैं। 1919 से 1938 तक शुक्ल युग रहा था और 1938 से जो अब तक चला आ रहा है वो शुक्लोत्तर युग है। तो आपका ऑप्शन यहां पर जो सही होगा वो सही होगा सी ऑप्शन। अनग रचना किसकी है? अनग भारत भारती, जयद्रथ वध, मेघनाद वध, साकेत, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका टिक करेंगे और डी आप गोला भरेंगे। मीराबाई कवयित्री किस युग की हैं? प्रगतिवाद की, द्विवेदी युग की, छायावाद की, भक्ति काल की। तो मीराबाई हमेशा याद रखिए, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। मीराबाई जो हैं वो भक्ति काल की कवयित्री हैं। शिवा बावनी रचना है, शिवा बावनी जो है वो किसकी रचना है? तो शिवा बावनी पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है या मतिराम की है? शिवा बावनी जो है, शिवा बावनी छत्रसाल प्रशस्ति, ठीक है। किन्निकसतुम्यांते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम में गयंदनु के जाल को, लाल चितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। ठीक, तो जो ये ऐसी अप्रतिम रचनाएं, अनूठी रचनाएं करने वाले रीतिकालीन कवि भूषण की रचना है शिवा बावनी, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, भूषण। आधुनिक काल की समय सीमा पूछी गई है। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक, 1936 से लेकर के 1943 तक, 1918 से 1950 तक, या फिर 1843 से लेकर के अब तक। आधुनिक का मतलब है पूर्व भारतेंदु युग से लेकर के अब तक, ठीक है। पूर्व भारतेंदु से लेकर के अब तक की जो अवधि रही वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है क्या? पूर्व भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग के स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले से और अब तक जो आपका युग चला रहा उसी को आधुनिक काल कहते हैं। और ये आपका 1843 से अब तक आधुनिक काल की समय सीमा निर्धारित हो जाती है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा, ये तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो फिर नहीं कौन है? तो युगांत नहीं है। युगांत किसकी है? पंत की है। सी ऑप्शन यहां पर भी आपका सही हुआ। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 प्रश्नों तक तो आपका हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के विकास से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है 11वें नंबर से जो 20 तक प्रश्न होंगे, 11 से 20 तक, उसमें लगभग व्याकरण और हिंदी व्याकरण होगी। 11वां प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव आप सभी जानते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर प्रयुक्त अलंकार कौन सा है वो आपको बताना है। यहां पर जो अलंकार है वो आपका उपमा है, क्योंकि सरिस सम के जैसे, की तरह, की भांति आ जाए तो उपमा होता है। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? चौपाई छंद में भैया 4 चरण होते हैं। कैसे? अगर हम बात करें कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये जब पूरी 4 पंक्तियां हमने कहा तभी जाकर के चौपाई पूरी होती है। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में दीर्घ 2 गुरु होते हैं और 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। समझ में आया? ठीक है। अंत में 2 गुरु होते हैं।
उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग पूछा है तो उपदेश में उपसर्ग है, सी वाला ऑप्शन सही है। अलंकार के कितने भेद हैं? अलंकार के 2 भेद हैं, कुछ विद्वान 3 भेद भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतया शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 भेद हैं। सत्य असत्य में कौन सा समास है? तो सत्य असत्य का अगर विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सत्य और असत्य, ठीक है, सत्य और असत्य हो जाएगा, तो आपका ये समास हो जाएगा द्वंद्व समास। ए ऑप्शन आपका सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी को हम क्या कहते हैं? खग कहते हैं, विहग कहते हैं, खेचर कहते हैं, द्विज कहते हैं, अंडज कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर द्विज आया है, यहां पर द्विज। देखो मीन का मतलब मछली, मूढ़ का मतलब मूर्ख, रसना का मतलब जीव होता है। अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय की बात अगर हम करें तो अभ्युदय में अभि धन उदय, ठीक है, अभिधन उदय से अभ्युदय बनता है, ठीक। और अभ्युदय में आपकी जो संधि है वो हो जाती है यड़ संधि, इको यड़ची यड़ संधि, सी ऑप्शन सही है। मधु शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, मधु मधु मधुना मधुने मधुना मधुना मधुनी मध, ऐसे ही पढ़ना है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पठेताम, पठेताम धातु का वचन एवं अच्छा, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? पठेत पठेताम पठेयुः, तो पठेत मतलब पठेत पठेताम पठेयुः, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अब आपके पेपर में खंड बा आएगा, खंड बा में आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक गद्यांश ये अथवा करके दूसरा गद्यांश, 2 गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के नीचे उत्तर देना होगा। 2 2 2 अर्थात 2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, कुल मिला के 6 अंक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर होगा, कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, कहानी दया और त्याग की, जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता टूट पड़ा है, राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में आकर देखे। जी हाँ, अब ये पाठ का नाम और लेखक का नाम आपको ध्यान देना होगा। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है अजंता और लेखक का नाम है भगवत चरण उपाध्याय। तो संदर्भ आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। तो एक तो संदर्भ वाला प्रश्न बनेगा 2 अंक का, फिर एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत रेखांकित गद्यांश में लेखक कहता है कि अजंता में यदि आप आकर के अजंता की गुफाओं की चित्रकारी देखेंगे तो वहां पर चित्रकारी नहीं अपितु एक कहानी ही समझ लो चित्रित की गई है, और प्रत्येक कहानी से कोई अन्य कहानी बनती चली गई है। कहानियां वहां बंदरों की भी कहानियां हैं, हाथियों की भी कहानियां हैं, हिरणों की भी कहानियां हैं, क्रूरता की भी कहानी है, भय की भी कहानी है, दया की कहानी है और त्याग की भी कहानी है। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफा, और जहां पर बेरहमी है अर्थात जहां पर निर्दयता है वहां पर सदयता का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पर पाप है वहां पर पुण्य का भी स्रोत फूटा है, वहां पर राजा की कहानी भी है और भिखारियों की भी कहानी है। इस प्रकार अजंता की चित्रकारी एक कहानी कला है, एक कहानी चित्रित है, वहां पर चित्रकारी नहीं बल्कि कहानियों का ही चित्रण है उस अजंता में, ठीक है। तो ऐसे अपने हिसाब से आपको अपने भावों से लिख देना है। दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं? तो कहीं नहीं आपको उत्तर आपके गद्यांश में ही मिलेगा। लिखा है बंदरों की कहानी, तो आप लिखेंगे कि अजंता की गुफाओं पर बंदरों की
अच्छा, दीवारों पर बने, अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र बंदरों, हाथियों, हिरणों और मनुष्यों की से संबंधित है। ठीक है, चित्र मनुष्यों से संबंधित है, मतलब किससे किससे, बंदरों से, हाथियों से, हिरणों से और मनुष्यों से, राजाओं से, भिखारियों से और तथा मनुष्यों, यानी कुल मिला के मनुष्यों से भी संबंधित चित्र हैं वहां पर। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव, एक रुचि के लोग में मित्रता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। आवश्यक नहीं है कि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मित्र कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, या आपका मित्र कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर का मित्र इंजीनियर नहीं हो सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ यह पाठ मित्रता है, और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये कोई विशेष बात नहीं है, इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है कि एक ही स्वभाव के व्यक्ति, एक ही रुचि के व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में लोग विभिन्नता देखकर भी मित्रता करते हैं, है ना। जैसे मेरे पास शक्ति है, मतलब मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं किसी धनी का साथ करूँगा, या मैं धनवान हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं किन्हीं ताकतवरों का साथ करूँगा, है ना। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिनमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का और धीर उत्साही का। तो गद्यांश का संदर्भ आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित पाठ मित्रता से उद्धृत है, और इसके लेखक महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताई दी, साथ में सेम है, कुछ ज्यादा भिन्न नहीं है। तो व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है, फिर पद्यांश आएंगे आपके बिल्कुल सेम 6 अंक के 3, मतलब पद्यांश की आपको व्याख्या पढ़नी है, समझनी है, तभी आप इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे। कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाही सौह दे बूझति साँच नहासी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन बेस है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को बासी। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करे गो गासी। और सुनत मौन होए रहो बावरो, सुसब मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां जब उद्धव आते हैं, कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो गोपियां कहती हैं कि कौन सा निर्गुण ब्रह्म, मैं तो नहीं जानती किसी निर्गुण ब्रह्म को, और ये निर्गुण ब्रह्म जो है वो कौन से देश का निवासी है। हे मधुकर, मधुकर मतलब हे उद्धव रूपी मधुकर, कहीं समझाई सौह दे, मैं तुमको कसम दिलाकर, सौह मतलब होता है कसम, शपथ या सौगंध, मैं तुम्हें सौगंध देकर कहती हूं, मैं सच्ची पूछ रही हूं। बूझत मतलब पूछ रही हूं, साँच मतलब सच्ची, ना माने नहीं, हासी माने हंसी। मैं हंसी नहीं कर रही हूं, मैं सचमुच पूछ रही हूं। को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म का कौन जनक है, यानी कौन पिता है। कौन है जननी, कौन उसकी माता है। कौन नारी को दासी, कौन उसकी स्त्री है, और कौन दासी है उसकी, सेविका कौन है। कैसो वर्ण वेश है कैसो, उसका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, उसका वेशभूषा उसकी कैसी है। किस रस में अभिलाषी, और किस रस में अभिलाषा करता है, किस रस की चाहत रखता है वो। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे करे गो गांसी। अगर तुम हे उद्धव मुझसे छल करोगे, गांसी का अर्थ होता है छल, अगर तुम मुझसे छल करोगे, तुम अपना किया हुआ अर्थात में कर्मानुसार फल पा जाओगे। तो इतना सुनते ही मौन हो रहे हो बावरो, वो बावला उद्धव जो है वो मौन हो रहा, अर्थात वो शांत हो गया, चुप हो गया। सूरदास जी कहते हैं उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई, सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई गोपियों की बात सुनकर। तो अब यहां पर कहीं पर भी रेखांकित अंश किया जा सकता है।
तो उस आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा। ठीक है, तो अब यहां पर पहला संदर्भ पूछा है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड के महाकवि सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब देखो, रेखांकित अंश पूरी व्याख्या समझा दी। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो मधुकर का अर्थ है भंवरा, और उद्धव ब्रैकेट में लिख देंगे उद्धव। भंवरा और उद्धव दोनों अर्थ हैं। ठीक है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। यहां पर भी आपको पूरी व्याख्या समझनी है। व्याख्या समझने के बाद तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर दोनों में से किसी एक के देने। अब ऊपर वाले के उत्तर आप दे चुके हैं तो नीचे वाले के देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आपका आएगा एक गद्यांश। गद्यांश काहे का आएगा? अब आएगा संस्कृत का गद्यांश। यहां आप देख पा रहे हैं 2, 3, 5 लिखा है। इसका मतलब आप जानते हैं, यानी 2 अंक का आपका संदर्भ लिखना होगा और 3 अंक का हिंदी अनुवाद होगा। कुल मिला के अगर आप संदर्भ नहीं लिखेंगे तो नंबर गायब हो जाएंगे आपके। ठीक है, एषा नगरी भारतीय संस्कृति, तो पहले संदर्भ लिखो। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत गद्यांश से लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। बस इतना हो गया संदर्भ, 2 नंबर मिल गए। अब अनुवाद कीजिए। एषा नगरी, एषा मतलब यह, नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति, और संस्कृत भाषाया च, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली अस्ति, केंद्र स्थल है, केंद्र स्थली है। इतैव संस्कृत वांग्मय से संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इतैव मतलब यहीं से, संस्कृत वांग्मय से, संस्कृत वांग्मय का, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेः च और संस्कृत का, आलोकः माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृतः सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिको ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उसके ज्ञान से उतना प्रभावित हुआ, यत माने कि तेन उपनिषदाम, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में, फारसी भाषा में करवा दिया। 2 में से एक करना तो एक कर दिया। ठीक है, अस्माकम संस्कृत सदा गतिशील, आप 2 में से एक ही करना है आपको। फिर यहाँ 2 गद्यांश हैं, सॉरी 2 पद्यांश है। इसमें भी सेम वही पैटर्न लागू होगा, वही नियम लागू होगा कि 2 अंक का संदर्भ लिखेंगे और 3 का हिंदी अनुवाद करेंगे, कुल मिला के 5 अंक का। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति। उत्तरम यत्, यत् माने जिसके उत्तर में, यत् माने जो, समुद्र से उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है जो, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रे मतलब हिमालय, दक्षिणम दक्षिण, जो हिमालय के दक्षिण में है, जो कि समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। वर्षम तद भारतम, उस देश का नाम भारत है, और भारतीय संसदी, भारतीय जहां की संतानें हैं। ये कहां कहा गया? ये वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। कहां से? वीरः वीरेण पूज्यते से लिया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। किम माने क्या, हित्वा माने त्याग कर, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है और क्या तो त्याग कर शोक नहीं करता है। क्या त्याग कर मनुष्य अर्थवान यानी धनवान हो जाता है, और किम नु हित्वा सुखी भवेत्,
क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। फिर आपको खंड काव्य के आधार पर एक खंड काव्य का किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब यहाँ तमाम बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें 2 प्रश्न दिए होते हैं क्या दोनों के उत्तर? नहीं, किसी एक का आपको देना है, ठीक है। 1 गुणे 3 मतलब 3 नंबर का एक है, ठीक है। फिर देखिए अब यहां पर आता है लेखकों का जीवन परिचय। अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं 3 नंबर में 2 नंबर की मतलब 3 नंबर में जीवन परिचय 2 अंक की रचनाएं, कुल मिला के 5 अंक का जीवन परिचय होगा लेखक का और 5 अंक का होगा कवि का, ठीक है। 10 नंबर में 2 जीवन परिचय आने हैं। फिर एक श्लोक आपको लिखना होगा। सेम ऐसा पैटर्न पर ही मॉडल पेपर आपका आएगा, बोर्ड का मॉडल पेपर मतलब बोर्ड का पेपर आएगा। अगर आपको यहाँ पर अगर आपको इस पेपर को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक ऑलरेडी हम दे रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य विषयों के मॉडल पेपर के लिए modelpaper.info वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ तमाम विषयों के अन्य भी मिल जाएंगे। फिर 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा 4 नंबर में, संस्कृत चैप्टर से ही लिए जाएंगे। ज्ञानम कुत्र संभवत तो आप लिखेंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवत, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, 2 प्रश्नों का। फिर आपको 2 नंबर यहाँ पर 2 7 बराबर 9 लिखा है, निबंध आएगा, यानी 2 अंक में आपका रूपरेखा बनानी है आपको निबंध में, और 2 अंक में रूपरेखा बनाएंगे, इसके बाद 7 अंक में आप लिखेंगे पूरा निबंध, तभी आपको 9 नंबर मिल जाएगा। आतंकवाद है, वृक्षारोपण है, मेरा प्रिय कवि है, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर वायरल कर दो, यानी कि सबको भेज दो, एक बार सबको शेयर कर दो और बता दो कि आराम से यहाँ पर 95 प्लस का टारगेट है, आराम से पढ़ें, बेहतरीन मॉडल पेपर है, ठीक है। तो एक बार शेयर कर देंगे। हर शाम 7 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।